मौजूद हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के वापस करने के संबंध में ये प्रेस बुलाई गई है और साथ ही साथ एक अपील है पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान के नौजवान मुसलमान भाई बहनों से कि 15 तारीख को बाबू सभागार में इमारत शरिया के जरिए बहुत बड़ा प्रोग्राम इस सिलसिले में रखा गया है। बाबू सभागार में ये कार्यक्रम है, इसमें वो बड़ी संख्या में शामिल हों और इसके डिटेल्स हम लोगों ने फेसबुक पे और यूट्यूब पे शेयर कर दिया है। और पूरे देश में इस इशू ने एक अलग तरह का माहौल क्रिएट किया है और बड़े जानकार का मानना है कि ये कानून सीए और एनआरसी से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसी सिलसिले में आप देश के हर हिस्सों में इसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा देख रहे हैं। सभी नौजवान जो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी जाति, किसी धर्म के लोग हैं, उन्हें कुछ बातें पता हैं और कुछ बातें हम लोग उनको बताना चाहते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 1995 एक्ट में जो कुछ भी शामिल है उसके बारे में मीडिया गलत प्रिडिक्शंस कर रही है। मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है और कई नेतागण जो बहुत बड़े चेहरे हैं किसी दूसरी पार्टी के, खासकर बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने जो बयान दिया है, ये वक्त का मतलब जो उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आप जिस जमीन पर और जिस जायदाद पर वक्त चाहेगा उस पर वो काबिज हो सकता है इस एक्ट के तहत, जो कि बिल्कुल गलत प्रिडिक्शन किया गया बयान है और हम उसकी मुखालफत करते हैं। सबसे पहले हमारे नौजवानों को ये समझाना जरूरी है कि इस बिल के संशोधन की कोई आवश्यकता पूरे भारत में नहीं है और ये समझना जरूरी है कि जो वो प्रिडिक्शन की गई है उसमें क्या गलतियां हैं कि अगर कोई वक्त अपनी प्रॉपर्टी को ये अपने हक की बात करता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये वक्त की है, ऐसे हालात में उसको दस्तावेज पेश करना पड़ते हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी के बारे में क्लेम किया गया है और किसी को उस पर इतराज है तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे पहले से ही कानून में खुले हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हम वक्फ बोर्ड ने कह दिया वही आखिरी फैसला है। ये प्रेडिक्शन जो मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही हैं वो सरासर फ्रॉड हैं। मैं आप सभी नौजवानों से एक सवाल करना चाहता हूं, मेरे हिंदू भाई, मेरी दूसरी आबादी में मेरे दोस्त, जरा गौर से समझने की जरूरत है कि आस्था पर ठेस पहुंचाना समाज में दो हिस्सों में बंटवारे जैसा, उनके बीच एक नफरत पैदा करने जैसा। हम सब बहुत दिनों से जानते हैं कि साइंस कॉलेज के सामने बीच रोड पर एक मंदिर है, तो क्या हम उसके कागजात कभी मांगेंगे? उसके कागजात मिलेंगे आपको? और ऐसे हजारों मंदिर जो सड़क के किनारे बनी, क्या हम उनके कागजात सरकार के से पूछेंगे? तो क्या ये सिर्फ एक नफरत पैदा करने की बात नहीं होगी? आप समझ लें कि वक्त की प्रॉपर्टी किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की बपौती प्रॉपर्टी नहीं है, न सरकार से भीख में दी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी, वो जायदाद हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया है। और वक्त की उन प्रॉपर्टीज के ऊपर स्कूल्स के निर्माण, हॉस्पिटल के निर्माण, मदरसों के निर्माण किए जा रहे हैं।
और ये पहले से ही सरकार के दायरे में है। हम कोई बांग्लादेश को ये जमीन नहीं देने जा रहे। ये जमीन भारत में है और ये भारत की जमीन जो कभी हमारे पुरखों की थी, उन्होंने अपनी जमीन को गरीब मजलूमों के लिए दान दे दिया है। और ये दान इसलिए किया गया है ताकि वो अपनी जिंदगी में वहां मदरसे कायम कर सकें, स्कूल कायम कर सकें, हॉस्पिटल्स कायम कर सकें, ऑफिसेज बना सकें और मुर्दे दफना सकें। हमने आज तक जितनी भी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, उनके कागजात हमारे पास मौजूद हैं। और आप बताइए कि कोई भी मुर्दा घर किसी जगह पर किसी इंसान ने डोनेट किया हो और वो मुर्दा घर बनाया गया हो जहां चिताएं जल रही हैं, समझना पड़ेगा मुल्क के नौजवानों को कि गंगा किनारे जो चिताएं जल रही हैं उससे हमने कभी इतराज नहीं किया, लेकिन वो जमीनें सरकार की हैं और सरकार के हिस्से पे सरकार की इजाजत से ऐसे चीजों को इस्तेमाल में लाने की आदेश दिए गए। पर एक भी कब्रगाह, कब्रिस्तान पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं बना जो सरकार की जमीन हमें मिली हो और हमने उसमें मुर्दे दफनाए हैं। कोई भी एक मस्जिद हम वहां नमाज अपनी पूरी नहीं मानते जो मस्जिद किसी जमीन को कब्जा करके वहां मस्जिद का निर्माण किया गया। 1995 के बाद अब अगर कोई प्रॉपर्टी पर कोई हक की बात सरकार करती है और मांगती है तो उसे पूरा अख्तियार है कि वो कोर्ट के दरवाजे को दस्तक दे और वो हमसे पूछे। नौजवानों, गुमराह करके हमें दूसरों से बांटा जा रहा है। हम पॉकेट मारों को गौर से समझें। बस आखिरी बात करके मैं अपने बड़े भाई को सारे चीजों पर एक्सप्लेनेशन के लिए जरूर कहूंगा, लेकिन एक आखिरी बात मैं आप नौजवानों को कहना चाहता हूं। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे पॉकेट मारों से मिले हैं कि नहीं? कभी देखा है कि नहीं? जब कोई चोर जब पॉकेट मारने वाला होता है, उसकी नीयत खराब हो जाती है आपकी दौलत पर, तो वो आपस में ही दूसरे लोग, चार लोग लड़ने लगते हैं। और जब आप लड़ने लगते हैं तो आपका ध्यान, आपके परिवार का ध्यान उन पॉकेट मारों की तरफ चला जाता है और आप पॉकेट मारों की तरफ जब अपना ध्यान एकत्रित कर देते हैं तो आपका कोई दूसरा सामान लेकर भाग जाता है। सरकार दूसरे कामों में नाकामयाब है, रोजगार में नाकामयाब, जीडीपी गिर रही है, डॉलर्स का रेट बढ़ रहा है, पूरे देश में हमें हमारे थू थू हो रहा है, नौजवान बेरोजगार बाहर से वापस आ रहा है, नौजवानों के वीजा को अमेरिका, यूरोप इग्नोर कर रहे हैं, पूरे दुनिया में हम थू थू किए जा रहे हैं और हमारा ध्यान सरकार से सवाल पूछने की तरफ ना हो जाए। इसलिए सरकार नए नए बिल लाकर हम नौजवानों को बांटने का काम कर रही है, गुमराह करने का काम कर रही है। इस सिलसिले में हमारे शरीयत अमीर साहब ने जो फैसला किया है, हम उनको अपनी ट्रस्ट की तरफ से मुबारकबाद देते हैं और आप सबको एक बार इस मीडिया के माध्यम से ऐलान कर देना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल पर उठाया हुआ एक भी कदम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को सड़क पे ला सकता है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि प्लीज इस तरह का कोई भी अमेंडमेंट करके हमें उकसाने की कोशिश ना करें। मैं पूरा यकीन रखता हूं कि आप मेरी बातों को देश के बड़े टेबल्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। मैं अशफाक रहमान साहब से चाहूंगा कि आप इस प्रेस की दूसरे सवाल जवाबों पर अपनी राय रखें और नौजवान जो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं उनको एक छोटा सा पैगाम दें इस बिल के सिलसिले में। बातें तो आप लोगों ने सुन ली। मुझे लगता है कि आप लोग से कुछ सवाल अगर इसके बाद रहेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत खुल के आपको समझाया कि वक्त अमेंडमेंट बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। हुकूमत अपने दूसरे कामों में फेल है तो इनके पास, केंद्र सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है
वो सिर्फ और सिर्फ कानून बनाते हैं मुसलमानों के लिए। इसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है और लोगों को भटका रहे हैं। अभी इस पे जैसे राय मांगी जा रही है, तो आम राय अगर आप मानते हैं तो आप तो बेवकूफ बना रहे। जाहिर है हिंदुस्तान में मुसलमान की आबादी 18% है, आप 82% हैं, तो सब लोग अगर राय देंगे तो इस राय का तो कोई मानी ही नहीं होगा। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से तो मुसलमानों की सारी जायदाद छीन ली जाएगी। मैंने बहुत सारी चीजें इसमें लिख के आप लोगों को दी भी हैं कि साहब ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी भारत की वक्फ बोर्ड के पास है, वो गलत है। अगर एक दो स्टेट को ही ले लें, मैंने उसमें डाटा भी दिया जो सरकारी डाटा है, वो डाटा आप लोग देख सकते हैं। अलहम ट्रस्ट और रोजमाइन ट्रस्ट की तरफ से हम लोग इसकी मुखालफत भी करते हैं और साथ साथ सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसको किसान बिल की तरह वापस लें। ये किसी भी हालत में जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक उकसाने भड़काने और मुसलमानों की जायदाद छीनने का एक तरीका है जिसको कानूनी रूप देना चाहती है सरकार। पहले भी इसी तरह की चीजें करके लोगों को भड़का चुकी है। अब हम लोग इस चीज के लिए एजिटेशन करेंगे, जो भी सही कानूनी तरीका होगा उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार जो रवैया अपना रही है कि साहब इस पे राय मांगी जाए और QR कोड के मार्फत, तो जाहिर अगर आम राय आप मांगेंगे मतलब आपके कपड़े हैं, आपका घर है, इस पे अगर आप दूसरे शहर के लोगों से मांगे तो क्या होता है? आपका दस्तावेज देखा जा सकता है, आपकी जायदाद है ये देखा जा सकता है। वक्त में कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं है जो सरकारी है या किसी दूसरे की। वक्त में वही संपत्तियां हैं जो हमारे पुरखों ने इसको दान स्वरूप दिया है अपने कौम, अपने देश के लोगों के भलाई के लिए, शिक्षा के लिए, तमाम चीजों के लिए। तो इसमें अमेंडमेंट करने के लिए सरकार को कोई जरूरत नहीं। अमेंडमेंट का मतलब है जो तरीका लगा दिया कि सर हर बात पे एक सवाल पैदा करेंगे, फिर एक पंच बैठेगा और पंच कह देगा कि ये नहीं सर किसी और की चीज आपके पास नहीं। कोई भी दस्तावेज अगर सरकार न मानना चाहे तो नहीं मानेगी। CA में कैसे NRC में हंगामा खड़ा कर दिया, कागज दिखाया जाए, कागज दिखाया जाए। आसाम में दिखाया गया, लोगों ने कागज दिखाया, 25 लाख लोग रिजेक्ट हो गए, जाहिर है कागज पूरे नहीं थे। अब उस 25 लाख में 5 लाख मुसलमान थे, 20 लाख हिंदू थे, तो उन्होंने इस 20 लाख को डिफेंस देने के लिए CAA ला दिया, ठीक है ना? तो मतलब आप जानबूझ करके अपने ही देश की जनता को परेशान कर रहे हैं, आप अपने नागरिक को प्रताड़ित कर रहे हैं धर्म के नाम पे। जबकि ज्यादातर इसमें जो लोग हैं उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, उनको अपने सत्ता की चाहिए और सत्ता की चाशनी चाटने के लिए वो आम लोगों को भड़का रहे हैं। आम राय लेंगे क्या? आम जनता को भी ये कहीं नहीं कहीं भड़का करके गुनहगार बना रहे हैं, अपराधी बना रहे हैं। मॉब लिंचिंग के मार्फत ये अपराधी बनाते हैं अपने कौम के लोगों को। उसी तरीके से संपत्ति के नाम पे अपराधी बनाएंगे कि भाई ये वक्त की संपत्ति है, हर जगह पे कुछ न कुछ करके कब्जा करो। तो सरकार कानून बना करके इसमें अमेंडमेंट के नाम पे जो हंगामा खड़ा कर रही, इसको हम लोग रद्द करने की अपील करते हैं। और इमारत शरिया में जो कल इसके लिए बैठक हो रही है, वहां पे बिहार के तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि सब लोग वहां पे आए और आकर के उस बात को सुने और इसको आउटराइट रिजेक्ट करें। एक बात ऐड करना चाहते हैं, आप में से किसी ने कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है कभी? आपके फादर ने या कोई ऐसे लोग यहाँ पे हैं? क्योंकि ये बात पुरखों की होती है जब भी बात आती है। तो 2023 में मैं ये बात इसलिए जरूरी समझता हूं कि आपको कानूनी तौर से कुछ बात और आसानी से समझ में आए। 2023 में मैंने अपना घर मदरसे को दे दिया, वक्फ कर दिया। लेकिन उस वक्फ करने में मैंने एक तहरीर बनाई कि मेरी औलाद में से कोई भी इसका मेंबर नहीं होगा, और एक सादे कागज पे बनाकर मैंने मदरसे के दूसरे साथियों को दे दिया और मस्जिद में खड़ा होकर ऐलान कर दिया कि आज से मेरा घर नहीं रहा, मेरा जाती घर, मैंने अपना घर मदरसे को दान दे दिया। अब आप में से सभी मीडिया के लोग बताइए कि उसकी रजिस्ट्री मैंने तो नहीं की, लेकिन वो घर मेरा था और मैंने उसे वक्फ कर दिया। मैं उसका बेस्ट एग्जाम्पल भी हूं, आपके सामने बैठा हुआ, लेकिन मैंने उसकी रजिस्ट्री नहीं करी। अब रजिस्ट्री किसको करें? मुझे अभी वक्फ को करने के लिए एक प्रोसेस में जाना है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि कई पूर्वज हमारे ऐसे ही बड़ी दौलतों को
वक्फ कर गए, एलानिया कर गए, मस्जिदों में खड़े होकर कह गए जो हमारे तरीके हैं, नियत का तरीका है, और वो प्रॉपर्टी सैकड़ों सालों से, 100 साल से भी ज्यादा वो प्रॉपर्टी दूसरे कामों में इस्तेमाल की जा रही है। अब उसके कागजात जो सरकार मांग रही है, जितनी प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बात बताई गई रेलवे से बिल्कुल गलत, बिल्कुल बेबुनियाद, उसका डेटा में हम लोगों ने आपको उसमें लिख कर दिया है कितनी प्रॉपर्टी है। और आप एक बात सोचिए, पूरे हिंदुस्तान में कई ऐसे धार्मिक स्थल बने हैं जिसकी कोई कागजात नहीं। क्या सब लोग हम लोग एक दूसरे से कागजात एक दूसरे से मांगकर देश का माहौल बदलाएं, देश का माहौल खराब करें? बात को समझना है, 1995 एक्ट पार्लियामेंट में क्यों बनाया गया? इसी सिलसिले में ये फैसले हुए कि अब इसके ऊपर कोई अमेंडमेंट लाना सरकारी चैलेंज होगा। आप बड़े संख्या में आप विधानसभा में, राज्यसभा में और पार्लियामेंट में, लोकसभा में बैठ कर कुछ भी कर लेंगे। हम लोग ये जमीन किसी दूसरे मुल्क की नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जमीन भारत में है और ये भारत के गरीब गुरबाओं के इस्तेमाल में है। इस बात को हमें मीडिया को समझना होगा। और अगर मीडिया कोई सवाल पूछना चाहता है इस पर, जो बात आप लोग आम आदमी को समझाने के सिलसिले में बात कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रिब्यूनल के बारे में थोड़ा प्लीज सर, किस सिलसिले में क्या है? वक्त ट्रिब्यूनल बहुत कॉमन चीज है, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है ना, इनकम टैक्स का जनरल अदालत में पहले नहीं जाएगा, वो पहले वहां ट्रिब्यूनल में आप जाइए, क्योंकि वो उस लाइन के लोग हैं, उस लाइन के लोग हैं, वो आपको वहां फैसला करेंगे। अब जायदाद का जो सिविल मैटर है, पुश्तैनी जायदाद का मामला होता है, वो ट्रिब्यूनल में जाएगा, वो उसके जानकार होते हैं, वो आम क्रिमिनल और अदर कोर्ट में नहीं जाता है। फिर अगर जाना होता तो हाई कोर्ट में जाते हैं लोग। हाँ, हाई कोर्ट तो चैलेंज कर सकते हैं पहले, यही तो गलत बताया गया मीडिया में, उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। हमेशा चैलेंज हुआ है, कई मैटर ऐसे आए हैं, उसको किया गया। और कैसे आप लोगों को रिसर्च कीजिएगा कि ट्रिब्यूनल में कितने मुकदमे जीते लोगों ने और वो हाई कोर्ट में जाके हार गए, और कई मुकदमे ऐसे हुए कि ट्रिब्यूनल ने अगेंस्ट में जजमेंट दिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर, लखनऊ का ही तय मैटर है जिसको लोगों ने जाकर के जीता है। तो ट्रिब्यूनल इसका अपना सेपरेट है, वो भी गवर्नमेंट बॉडी है ना, ऐसा तो नहीं है कि सब कोई प्राइवेट संस्था, गवर्नमेंट बॉडी वही देखती है। लेकिन अभी जो चीज अमेंडमेंट किया जा रहा है ना, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है, जिनको इसकी जानकारी ही नहीं होगी। एक IAS अफसर जो कंटिन्यू एक चीज में है, वो हर 4 दिन 2 का ट्रांसफर होता है, तो सिविल मैटर्स को कितना समझेंगे? अभी भी जो फैसले हो रहे हैं देश में, क्यों हो रहा है, अदालतों में क्यों देर हो रहा है? अभी जितना मुकदमा अपने यहाँ है उसमें 350 साल लगेगा फैसला होगा। जाहिर है वो आसानी से नहीं होगा। हर चीज का एक ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स का, अदर्स जो भी है, उसी तरीके से इसका ट्रिब्यूनल बना है जिसमें गवर्नमेंट के जुडिशरी के लोग होते हैं, जो इस मैटर को समझते हैं, वही फैसला देते हैं। देखिए, ये एक बात ऐड कर लीजिए, ये प्रॉपर्टी सरकार के अंतर्गत चल रही है, पर ये प्रॉपर्टी सरकार ने हमें नहीं दी है। हमारे पुरखों ने, हमने, हमारे लोगों ने ये डोनेट किया है। ये एक पहली बात क्लियरली समझनी जरूरी है हमारे मीडिया के माध्यम से नौजवानों को, कि ये प्रॉपर्टी के जस्ट अपोजिट में हम जिस सवालों को आपके सामने रख रहे हैं, हम मठों पे बात करने लगेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाइए, हम गुरुकुल पे बात करने लगे तो प्रॉब्लम में आ जाइए, हम ऐसे कई धर्म स्थलों की बात करने लगेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ विवादित चीजें होगी। हम लोग एक बड़े मिलकर बहुत लंबे समय देश में आजादी के बाद एक ऐसा कलरफुल देश में रह रहे हैं जिसमें सभी की गंगा जमुना तहजीब को कायम रखने की कोशिश करनी है। मैंने अब तक 27,000 बच्चे पढ़ाए हैं, जिसमें 22,000 हिंदू धर्म के बच्चे। कोई भी प्रोफेशन में कोई टीचर का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, पहले कोई टीचर होना चाहिए, कोई डॉक्टर, प्रोफेशनल में पहले डॉक्टर होना चाहिए और वो इंसानियत के लिए बात करे। लेकिन जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस के पहली बार इस तरह के मुद्दों पर, वो बहुत सोच समझ के, देश के नौजवान अभी इस माहौल को समझ नहीं रहे। हम लोग को दूसरी दिशा दी जा रही है,
आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि हम लोग फेलुअर हो रहे हैं जब सरकारी दूसरे तंत्रों में। आप यकीन कीजिए भारत की सरकार हम लोगों के उन मुद्दों को छुपाने के लिए नए नए बिल्स की तरफ हमें टूवर्ड्स कर रही है, ताकि हम उसमें एक दूसरे को उलझ जाए। आप क्या चाहेंगे? आप बताइए, कोई भी पढ़ी लिखी आबादी, कोट पैंट वाले लोग जिनकी 10 लाख 5 लाख तनख्वाह है, वो सड़क पे आते हैं? 70% युवा पढ़ नहीं पा रहा है, इस पर कोई बात नहीं हो रही। 70% लोग शिक्षा से वंचित हैं, इस पर कोई बात नहीं है। IIT की फीस 10 लाख हो गई, इस पर कोई बात नहीं है। IIM की फीस 25 लाख हो गई, इस पर कोई बात नहीं है। आप क्या जानते हैं कि मेडिकल में जो हालात हैं वो अमीरों के मांग के सिंदूर बन गए हैं मेडिकल करना, उस पर कोई बात नहीं हो रही। क्या उसमें कोई मुस्लिम का नुकसान है? हिंदू भाई भी तो उसमें है। IIT में हिंदू भाई का भी तो नुकसान है। शिक्षा पर, रोजगार पर मुद्दों पे सरकार सामना नहीं कर पा रही है युवाओं का। 5 साल में अगर ये सरकार ऐसे ही चली, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो प्रार्थना करेंगे ऐसा ही चले आओ। आपके लोग भी सरकार में, बीजेपी सरकार में, केरल में, या फिर बिहार में सरकार मौजूदा चल रही है, नीतीश कुमार जी सबके समर्थक है और सबके वोट लेते हैं। तो आखिर आपके लोग हैं वो क्यों नहीं बोल रहे? इस बात को मैं बीजेपी क्यों नहीं है? वो उसका जवाब आपको देंगे। उसके लिए हम लोग अपील कर रहे हैं उनसे कि जो लोग भी हैं इस दोहरी नीति में, उनको अल्पसंख्यक समुदाय अब गद्दार मानने लगा, क्योंकि यही वो लोग भी घात कर रहे हैं जिनसे इस समुदाय को नुकसान हो रहा है। हम उनसे अपील करेंगे कि या तो अपने सरकार से कहें कि केंद्र से समर्थन वापस ले लें, नहीं तो कम से कम ये जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, इरशादुल्ला बोर्ड पे बैठे हुए और जो दूसरे माइनॉरिटी के लोग, उनको जनता दल से रिजाइन करना चाहिए। सिर्फ यही चेहरे की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, आप कल की बात को देख लीजिए। कल आप बापू सभागार में वहां से शरिया ने बुलाया, जाहिर है हम सब लोग जगह से लोगों को भेज रहे हैं वहां पे, आइए इसमें। आप कल ही के दिन देखिए, इसको किसी तरह से भड़काने के लिए आरजेडी ने कल बनाया है अपराधियों के खिलाफ एक ये बनाया है कि राजभवन मार्च करेंगे। मतलब बाधा यही उत्पन्न कर रहे हैं, वो चाहते हैं ये। तो आज आम जन को ये समझाना चाह रहे हैं कि कौन आपके साथ है, जो आपसे वोट ले रहा है या जो आपको साथ रख करके धोखा दे रहा है। नीतीश जी ने पहले भी सीए में यही किया था और उसके बाद यहाँ लोगों से हमदर्दी दिखा देते कि कुछ नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से आज उनके यहाँ जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, या तो इस्तीफा दें, नहीं तो डिक्लेयर होगा कि साहब ये वो लोग हैं कौम के गद्दार जो मुसलमानों की जायदाद को भाजपा के माध्यम से लोगों में लुटवाना चाहते हैं। ललन सिंह ने जिस तरीके से बात रखी है सामने सदन में, लगता है कि नीतीश कुमार बैकफुट पे आएंगे। लगता है उनकी तरफ से कुछ ध्यान नहीं है। ललन जी का तो अपना मकान के सामने का केस चल रहा है, वो वक्त की जमीन पे। जैसे वहाँ अंबानी का मकान है, वो वक्त की जमीन पे। असल ये मुद्दा वहीं से गरमाना है। आप सबको ध्यान में रहे कि जिन मीडिया के बहुत बड़े मालिक, अंबानी जी का जो बंगला है मुंबई में, जो कई मीडिया सोर्सेस के मालिक हैं, उस पर बहुत क्लियर बात आ जानी चाहिए सबको। और एक बात याद रखिएगा, हमारे धर्म में कहा गया है कि अगर एक झाड़ू का तिनका भी आप मस्जिद से उठाकर घर ले आते हैं, आप गोया तबाही लेकर आए हैं। और जिसने घर ही बनाया उसकी तबाही कैसी होगी, बस इंतजार करें वो अपनी तबाही का। जिसकी लड़ाई अल्लाह से होती है उसको दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। और ये दौलत मेरी नहीं है, अवैध संपत्ति की नहीं है, स्वागत रमन साहब की नहीं है, और ना हम लोग को उसमें और ऐड ही किया। हमारी दौलत की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, आपके दौलत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो दौलत सिर्फ मेरी नहीं है, लेकिन ये लोग उसको बेच के खा गए, उसको बंगला बना लिया। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको जानकारी दे रहे हैं, तो स्कूल बनेगा तो आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, मोहन भाई नहीं पढ़ेगा वहां। उसमें लिखा हुआ थोड़ी है कि मोहम्मद अली पढ़ेगा। हॉस्पिटल बनेगा उस पर, उस जमीनों पर, उस पर लिखा हुआ नहीं रहेगा कि मोहम्मद अली ही इसमें हॉस्पिटल में इलाज करने आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब उस पर कोई 4-10 बंगला बनेगा, जिस तरह के महल बनाए गए हैं,
आपने मुंबई के बड़े साहब का मकान देखा है, उसमें आपका कोई बच्चा उसमें नहीं जा सकता। फिर भी सदन में जो संख्या है उनके पास, लगता है कि जैसे बाकी सीए और बाकी सब पास करवा लिए, लगता है संख्या बल के आधार पर इसको भी वो निकलवा लेंगे। देखिए, आपने किसान आंदोलन देखा है कि नहीं देखा है? पूरा किसान आंदोलन ने एक बात सीख दे दी है, और वो बहुत कम, बड़ी छोटी सी आबादी है। वो पंजाब छोटी सी आबादी है, और एक पंजाबी आबादी ने भारत सरकार को घुटने में ला के दिखा दिया। हम आपको बता रहे हैं और ये सूचित कर रहे हैं सरकार को इस प्रेस के माध्यम से कि आने वाला बिल हिंदुस्तान के हर घर से एक लड़के को सड़क पर ले आएगा। ऐसी लड़ाई मुसलमानों की तरफ से हो नहीं रही है अभी तक। अभी देखिए, किसानों ने तो 1.25 साल लगा, तो बाकायदा बिल पास हो गया पार्लियामेंट से, तो कानून को रद्द करवा। आप एक बात समझ लीजिए, हमने आजादी की लड़ाई बहुत कि ये खामोशी से बिल एक्सेप्ट हो जाए। पूरे उलमाए दीन इससे खिलाफ है। आपने डेटा दिया है, हाँ, 6 लाख एकड़ भारत की 1/3 जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। बताइए क्या मीडिया दिखा रही है? 9,70,000 कहाँ? 9,70,000 एकड़ जमीन गवर्नमेंट इंडिया ने। हमने आपको जो डेटा दिया है वो स्टेट वाइज दिया है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। लेकिन सरकार जो अभी तक कह रहा है कि प्रशांत किशोर ब्लैक एंड व्हाइट करने में लगे हैं। अरे भाई, प्रशांत किशोर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, हम प्रशांत किशोर के नेता हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नहीं कर रहे हैं। बोल रहे थे सेकुलर वालों के लिए, आप मानते हैं कि सेकुलर वाले आपका वोट लेते हैं, लेकिन जब आपके हक की लड़ाई लड़ने की बारी आती है वो पीछे भाग जाते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। मानते क्या, ये तो पहले कांग्रेस ये करती थी और अभी आरजेडी वही कर रही है। आप कल को मिसाल दे दीजिए ना, कल वो अपराधियों के इस पे अपराध के खिलाफ राजभवन का मार्च कर रहे हैं, जाहिर है वो बाधा पहुंचाएंगे। हमारे शरीयत से जो आने वाले लोग हैं वो एक तरह से बाधा पहुंचाएंगे। ये जो भी सो कॉल्ड सेकुलर बने हुए हैं, दरअसल यही विदर्घात कर रहे हैं। इसी इन्होंने भाई साहब ने पूछा कि भाई मुसलमान तो नीतीश जी क्या भी है, जैसे यहाँ पे जो लोग भी गए मिलने के लिए मुख्यमंत्री से, उन्होंने कहा कि नहीं कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो रहा है, असर मैदानी है। मगर इन्हीं के नेता ललन बाबू वहाँ जो कुछ कह रहे हैं, तो इनको पहले से भी दोहरी नीति अपनाते रहे हैं। यहाँ पे मरहम लगाते हैं, कानून जो बनता है वहाँ साथ देते हैं। इसीलिए तो हम यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उनके समर्थक बन के बैठे हैं और उनके यहाँ सत्ता की मलाई खाने में या दलाली में लगे, उनको गद्दार की शक्ल में मान रहे हैं। या तो वह इस्तीफा दे दें या अपनी सरकार से कहें कि केंद्र से अपनी वापस ले लें। एक बनी बनाई चीज को आप जबरदस्ती डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी तो बिल को लेकर के हमारी संख्या इतनी बड़ी नहीं है लोकसभा में कि हम अभी इस पर कोई बात कहें कि हमारे साथ गिरने लोग खड़े हैं। लेकिन इसका साफ मतलब ये नहीं होना चाहिए कि तब तो आप SC ST जो हमारा समाज है वो कमजोर समाज, उसके खिलाफ कोई कानून ले आइए। हमारे पंजाब में लोग सिख समाज, उसके खिलाफ कोई कानून ले आइए, जिसके जितने नंबर वो अपने अपने बहुमूल्य होने का फायदा उठा ली। ऐसे तो भारत देश चलेगा नहीं। मान के चला जाए कि 25 में जो इलेक्शन होगा उसमें वक्त के समर्थन में रहेंगे और नाम से रहेंगे, उसके आधार पर एकदम उसके आधार पर उसके वो भी आधार होगा, CA NRC भी होगा और वक्त बिल भी होगा। कौन उसके समर्थन में है और कौन उसके, हाँ बिल्कुल राजनीतिक है। अगर आप ये मानते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि हम सड़क पे कितना भी ये लड़ाई लड़ लें, तो ये तो बात आप हमें सिखा ही दिया आपने कि अब हमें अपना नंबर विधानसभा में जब तक शामिल नहीं करना होगा, तो नौजवानों अब तक पूरे देश में सुन लीजिए, ऐसे घर बैठे रहने से काम नहीं होगा, सड़क जाम करने से काम नहीं होगा, विधानसभा पहुंचना पड़ेगा। विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा पहुंचकर ही अब इस लड़ाई को जीता जा सकता है। ये तो आपने हमें सिखा दिया। हम तो सेकुलर पार्टियों को वोट दे रहे थे।
अभी थोड़े पहले आपने कहा कि देश में बेरोजगारी है, बीजेपी मैनेजमेंट चली गई और भी कुछ बीजेपी की आलोचनाएं की, उसके बावजूद बीजेपी सत्ता में बड़ी हुई, इसके पीछे कारण क्या है? अंधभक्ति इसका मेन कारण है। और अंग्रेज इसी तरह से हुकूमत करने आए थे, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने हमारे मोहन को हमसे अलग कर दिया। हमारे अली और मोहन का जो डिवाइड कर दिया, वो सोई वजह बनी, और तो कोई कारण है नहीं। उन्होंने हमें बांट दिया आपस में, वो सफल हो गए अपने बांटने में। सिर्फ कब्रिस्तान की घेराबंदी लोग करवाते हैं, मदरसे के लिए पैसे देते हैं, अब तबलीग के लिए और भी बहुत सारे योजना चलाते हैं। इससे इस तरह से आप लोग को पॉजिटिव दे रहे हैं, फायदे तो जा रहे हैं। ये मेरा अधिकार है भाई, प्लीज। आप जो कह रहे हैं तो कोई परीक्षा देते हैं, पहली बात समझ लीजिए। आप उस देश में रहते हैं जहाँ भिखारी भी टैक्स देता है। 10 रुपए का साबुन लेता है ना तो 12 रुपया होता है। अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में पहले समझ लीजिए, ये एसेट ऑफ द कंट्री है, समझ गए। भारत सरकार और राज्य सरकार सभी सरकारें ना इनको नौकरी देती है, ना ही इनको बैंक से लोन देती है व्यापार करने के लिए। ये अपनी मेहनत, मुशक्कत और कारीगरी से जो भी अपना धन अर्जित करते हैं, इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में हर घर से लोग रोजगार तलाश करने के लिए अरब मुल्कों में गए, जहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा के मुताबिक सिर्फ अरब वर्ल्ड से 12 लाख करोड़ रुपया हर साल भारत में आता है बगैर किसी एक्सपोर्ट के। ये सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, इसमें दूसरे नहीं होते हैं। जो बहुसंख्यक समाज के हैं वो यूरोप में जाते हैं और वहीं की नागरिकता ले लेते हैं। मुस्लिम समाज के परिवार का एक आदमी जाता है और वहां से अपने परिवार को चलाने के लिए पैसा देता है। अब उस पर भी लोगों की नजर है, ये एसेट है, समझ लीजिए इसको पहले। कनाडा में अगर आपका बच्चा जाता है तो वो हो सकता है वहां का निवासी बन जाए, लेकिन गल्फ की तादाद को आप जब देखेंगे तो 40 साल तक या जॉब में या 60 साल की उम्र में वो मुसलमान भारत वापस आ जाता है। और आपके मुल्क को इतनी बड़ी रकम आप बताइए एक एसेट के रूप में देखे जा रहे हैं, तो एक ऐसा देश में हम लोग रहते हैं जहां हमें भाईचारगी की जरूरत है। थैंक यू, आप सभी लोग यहाँ आए। और कल की अपील को थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी भाइयों से कि कल के लिए जो प्रोग्राम है हमारे शरीयत का, उस पर जरूर। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।